बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक जबरदस्त किस्म का क्रैकडाउन शुरू हो चुका है। लोगों को रात की तारीकी में उठाया जा रहा है और अगर किसी ने कोई जुर्म नहीं किया तो झूठे मुकदमात बनाए जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। खान साहब को सियासत से अलग करने का एक वाहिद तरीका यह था कि इन्हें रास्ते से हटा दिया जाए। आपने वो भी कर देख लिया। खान साहब पर 100 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए और इन लोगों की ये कोशिश है कि किसी तरह एक दफ़ा गिरफ्तार हम कर लें और फिर हम जब खान साहब गिरफ्तार हो जाएंगे तो फिर हमने इन्हें रिलीज़ नहीं करना, फिर मजीद मुकदमात में हम इन्हें गिरफ्तार करेंगे। स्ट्रैटेजी ये है कि जब कोई ज़मानत लेकर बाहर निकलता है ना तो उसे एक नए मुकदमे में, जिसको अभी दर्ज भी नहीं किया होता, आप गिरफ्तार करते हैं और नामालूम मकाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। अजहर मिशवानी साहब जो हैं वो फोकल पर्सन है सोशल मीडिया के तहरीक इंसाफ के। इन्हें जब वो घर से निकले जमान पाक जाने के लिए तो रास्ते में नामालूम अफराद ने उठा लिया है। कहाँ पर रखा गया, कौन लेकर गया, किसी को कुछ मालूम नहीं है। उनकी जो मिसेस का बयान सामने आया कि वो जमान पाक के लिए निकले थे लेकिन उनका फ़ोन जो है बंद जा रहा। अभी कुछ देर पहले मेरी कुछ लोगों से बात हुई तो वो ये कन्फर्म किया गया है कि अजहर मिशवानी साहब का फ़ोन ऑन था व्हाट्सएप और उसके ऊपर बाकायदा मैसेज जो रिसीव किए जा रहे हैं। और जिन लोगों ने अजहर मिशवानी को उठाया यकीनन वो देखना चाहते हैं कि अजहर मिशवानी साहब को किस किस्म की हदायत कहाँ से आ रही हैं। तरीक़ाकार वही है जब शहबाज गिल को गिरफ्तार किया गया, उठाया गया तो वो फ़ोन भी कुछ ताकतों ने अपने पास रख लिया। वो देखना चाहते थे कि पैगामात कहाँ से आ रहे हैं और किस किस्म के पैगामात आ रहे हैं। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स फाउंडेशन उनकी तरफ से भी ये एक बाकायदा तौर पर डिमांड किया गया है कि अजहर मिशवानी साहब को जो रिलीज़ किया जाए। ही इज़ अ ब्रेव वॉइस ऑफ डेमोक्रेसी, ऐसा कहना है। और पाकिस्तान में कानून और आइन की ये आवाज़ है जिसे दबाने की जो है वो कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ऑब्वियसली एक फोकल पर्सन को आपने उठाया है, उसका एक रिएक्शन तो आएगा, लेकिन जो पैगाम जारी किया गया है खान साहब की तरफ से ये बहुत ही अहम है। और ये पैगाम सिर्फ अजहर मिशवानी के हवाले से नहीं है, ये शिबली फराज के हवाले से भी है। ये पैगाम फ़ारूक हबीब की गिरफ्तारी की जो तैयारी की जा रही है उनके हवाले से भी है। ये फवाद चौधरी और जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं उनकी मुमकिन गिरफ्तारी के हवाले से ये पैगाम जो है वो जारी किया गया है। एनफ इज़ एनफ। खान साहब ये कहते हैं बहुत हो गया। Police in Punjab and Islamabad are breaking all laws with impunity as they target Pakistan Tehreek Insaf. Azhar Meshwani was abducted in afternoon from Lahore और कहाँ पे रखा गया कुछ मालूम नहीं है। खान साहब ने मजीद ये कहा कि अजहर मेशवानी को उठा लिया गया, किस जुर्म में उठाया गया ये भी बताया नहीं जा रहा। अजहर मेशवानी को कहाँ रखा गया ये भी मालूम नहीं है। 18 मार्च को सेनेटर शिबली फराज को, उमर सुल्तान को इस्लामाबाद पुलिस ने तशद्दुद का निशाना बनाया। हसन न्याजी की ज़मानत हो जाती है, अदालत के बाहर से गिरफ्तार कर लिया जाता है और किस जुर्म में गिरफ्तार किया गया ये भी नहीं बताया गया। कवानीन की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं पाकिस्तान के अंदर। एमनेस्टी इंटरनेशनल को बाकायदा इसका नोटिस लेना चाहिए। पाकिस्तान से बाहर तमाम इदारे जो इंसानी हकूक़ के अलमबरदार हैं उन तमाम को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। और हम अपने इस प्लेटफॉर्म से डिमांड करते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को जिस तरह बर्बरियत का और जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है आलमी ताकतों को, और इससे पहले आपको याद होगा कि स्टेट डिपार्टमेंट की भी एक रिपोर्ट मौजूद है जिसमें आज़ादी इजहार और इंसानी हकूक़ को किस तरह शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में किया गया, इसकी बाकायदा एक रिपोर्ट जो है वो जारी की गई है। खान साहब ये भी कहते हैं कि आईजी पंजाब और दीगर अफसरान की तस्वीर इंसानी हकूक़ के इदारों को मैं भेज रहा हूँ, और जब ये तस्वीरें इंसानी हकूक़ के इदारों को जाएंगी ना इंटरनेशनली तो लोग शायद ये समझते हैं कि जनाब इससे कुछ नहीं होगा। इससे जनाब बिल्कुल होगा। जब ये इंटरनेशनल दौरों पर जाएंगे ना तो इनकी तस्वीरें आलमी दुनिया के अंदर मौजूद होंगी, आलमी इदारों के अंदर मौजूद होंगी और बाकायदा ये सिंबल बन जाएंगे कि जनाब इन्होंने इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की अपने मुल्कों में, अपने उन शहरों के अंदर जहाँ की इनकी जिम्मेदारी थी, और इन्होंने रियासत का आलाकार बने हैं। ये आइन और कानून का आलाकार नहीं है बल्कि ये रियासत का आलाकार बन के, हुकूमत वक्त का आलाकार बन के इन्होंने एक सियासी जमात के ऊपर ये जुल्म जो है वो किया है। अजहर मेशवानी को फौरी तौर पर रिहा किया जाए ये मुतालबा है।
इमरान खान का बस बहुत हो गया, पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस ढिठाई से कवानीन की धज्जियां उड़ा रही है, यह भी कहना है इमरान खान साहब का। हसन न्याजी को जमानत मिलते ही उठा लिया गया। और व्यूअर्स, मैं आपको एक बात ये भी बता दूं कि अजहर मेशवानी साहब की जो मिसेज हैं महानूर अजहर, उनका भी एक बयान जो है वो आया है और कहा यह जा रहा है, मुझे इस बात का इल्म नहीं था, मैं इससे पहले अजहर मेशवानी साहब से कभी मिला नहीं हूँ, कभी मेरी उनसे बात नहीं हुई है। बाज़ लोग ये भी कहेंगे कि जनाब ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा प्रो बोलते हैं तो लिहाजा इन्होंने ये जानबूझकर जो है अजहर मेशवानी के बारे में बात की है। ऐसा कुछ नहीं है, जुल्म किसी के साथ भी होगा, हम इंशाल्लाह उसकी आवाज़ जो है वो ज़रूर बनेंगे। मुझे तो बहुत अच्छी तरह ये भी याद है, लोगों को शायद ये याद ना हो, जब पाकिस्तान में कुछ चैनल्स के ऊपर पाबंदी लगी और वो बहुत ज़्यादा प्रो नवाज शरीफ साहब थे, तो हमने तो लंदन में यहाँ पर बैठकर उस वक्त के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी के सामने जो है ये सवाल उठाया था कि आप दुनिया के सामने तो बात करते हैं आज़ादी इजहार की, लेकिन पाकिस्तान में क्या हो रहा है। दुनिया भूल जाती है, लेकिन जब भी जुल्म होगा, जब भी आवाज़ों को दबाया जाएगा, ये आपका बुनियादी हक है, आप इसे दबा नहीं सकते। मानूर अजहर ने कहा कि आई एम प्राउड ऑफ माई हस्बैंड, ही इज ऑलवेज स्टूड विद द पाकिस्तान एंड विद खान साहब, इंशाल्लाह ही विल ऑलवेज स्टैंड फॉर व्हाट ही बिलीव्स इन। आज हमें रुलाया है, कल खुद रोएंगे इंशाल्लाह। देखें, जब इक़्तिदार आपके पास आएगा, आप ये काम मत कीजिएगा जो बाकी लोग जो हैं इस वक्त कर रहे हैं, क्योंकि कुर्सियां आनी जानी चीज़ है, आपका जो किरदार है वो हमेशा आपके साथ जो है वो चलता है, तो ऐसा मत करें। लेकिन पुरजोर मजम्मत करनी चाहिए। और रिलीज अजहर मेशवानी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ये हैशटैग जो है ये इस वक्त ट्रेंड कर रहा है। व्यूअर्स, मैं आपको ये बात बता दूं कि आईजी पंजाब ने एक बयान दिया, मुझे थोड़ी सी हैरानगी इसलिए भी हुई कि आपका काम लॉ इन्फोर्स करना है, बयान देना नहीं है। आप किसी सियासी जमात के रुकन नहीं हैं, आप आईजी पंजाब हैं और कानून की इन्फोर्समेंट आपका काम है, आपका ये मैंडेट है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं, ये मुलाहिजा कीजिए, वो ये कहते हैं कि पुलिस पर गोली चलेगी तो इसका जवाब गोली से ही दिया जाएगा। इमरान खान के पुलिस पर लगाए गए इल्ज़ामात में कोई सच्चाई नहीं है। इमरान खान को कत्ल करने की कोई मनसूबाबंदी नहीं की गई। हम किसी भी शहरी को नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकते। जुडिशल कमीशन हो या किसी सतह पर तहकीकात अपनी टीम के साथ जवाब देंगे। पुलिस वाले कसूरवार निकले तो सजाएं दी जाएंगी, वरना इल्ज़ाम लगाने वाले को सज़ा दी जाएगी। अच्छा, मैं ना एक सवाल आप सबसे करता हूं और आईजी साहब के हवाले से भी, और उनसे भी मेरा ये सवाल है कि इस मुल्क के अंदर ना श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर हमला हुआ, पुलिस अफसरान को बाकायदा जिम्मेदार ठहराया गया। जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट में क्या बना उनके साथ, कौम को ये भी बता दें। और फिर ये भी बताएं कि मॉडल टाउन में जिस तरह बर्बरियत की गई, गोलियां चलाई गई, लोगों को दिन दिहाड़े मारा गया, बच्चों को यतीम कर दिया गया, औरतों को बेवा कर दिया गया, पुलिस वाले इन्वॉल्व थे ना। गुल्लू भट्ट वो साहब आते हैं, उनको थपकी दी जाती है कि बहुत वेल डन, बहुत जबरदस्त काम किया। कहाँ है वो साहब, आप ही के पेटी भाई थे ना, क्या किया आपने उनके साथ। तो ये बात, ये भाषण हमें ना दें कि पुलिस ने ये नहीं किया, पुलिस ने वो नहीं किया। इसी मुल्क के अंदर, इसी पंजाब के अंदर पुलिस मुकाबले भी होते हैं आईजी साहब, और आपकी पुलिस इसमें इन्वॉल्व होती है, जहां पर आप कानून के जरिए किसी भी मुल्जिम को अदालत में साबित नहीं कर पाते, क्योंकि आपके डिपार्टमेंट्स में इतना उसकी ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई। हाँ, आलाकार किसका कैसे बनना है, सियासतदानों की नौकरी कैसे करनी है, मरीम नवाज के स्क्वाड को आपने कैसे लेकर चलना है, किसको क्या सपोर्ट मिलेगी, पुलिस का ये काम रह गया है, यानी चौकीदारी। तो कम से कम वो तो ठीक से करें। और जब तक कोई इंक्वायरी नहीं हो जाती ना, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हुआ कि हम नहीं मानते, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए गए। आप एक इंक्वायरी कमीशन बना दें, आपके ऊपर इल्जाम है, खान साहब कह रहे हैं आपके ऊपर इल्जाम है, और जब कोई कमीशन बनेगा उसके सामने पेश होकर जवाब दे दीजिएगा। लेकिन ये मत कहें कि गोली चलेगी तो गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, आपका तहफ़्फ़ुज़ दिफा करना आपका हक है, लेकिन इस किस्म के बयानात जो हैं वो हालात को मज़ीद ख़राब करेंगे। आगे पंजाब जो है वो जल रहा है, पाकिस्तान जल रहा है, और लोगों की दिहाड़ियाँ लगी हुई हैं, मौजें लगी हुई हैं। अच्छा, एक और भी काम किया गया है राना सनाउल्लाह की तरफ से, JIT बना दी गई है और मुकदमात
कर किए जाएंगे, जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर जो हमला हुआ, और दहशतगर्दी के मुकदमात जो हैं वो किए जाएंगे। वजीर दाखिला ने ये एक और भी काम ये किया है, और जेआईटी के अंदर एक तो आईबी के लोग शामिल हैं, आईएसआई के लोग शामिल हैं, और इसके अलावा दीगर महकमों के लोगों को भी शामिल किया गया है, जो इस बात का तयन करेंगे कि किन लोगों ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के ऊपर हमला किया, और इसमें कौन कौन मुलविस था, उनका किस किस से राब्ता था। अच्छा, फिर इसके साथ साथ एक और भी काम किया गया है, खसूसी टास्क फोर्स का काम कर दिया गया है, और तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो क्रैकडाउन हो रहा है। अच्छा, इसमें क्या होगा, एक तो पाक फौज के खिलाफ जिस किस्म की कैंपेन्स चल रही हैं, इसके मैं तो कम से कम बिल्कुल हक में नहीं हूं। लोग सियासत को बचाते बचाते ना मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं। अगर कहीं कोई किसी का आलाकार बना हुआ है तो आप उसकी जरूर निशानदेही करें, लेकिन झूठे प्रोपागेंडे में आपको नहीं आना, क्योंकि इसका नुकसान पाकिस्तान को हो रहा है। लोग लड़ रहे हैं और फायदा कोई और उठा जाएगा। खसूसी टास्क फोर्स बनाने का फैसला कर लिया गया है, और इस टास्क फोर्स के अंदर जो रिपोर्ट ये की गई है कि 8 टिकटॉक अकाउंट्स हैं, 44 ट्विटर अकाउंट्स हैं, और 50 से जायद फेसबुक अकाउंट्स हैं जहां से प्रोपेगेंडा जो है वो किया जा रहा है। बाज़ लोगों को तो मैं जानता भी हूं, और वो दूसरे ममालिक से बैठकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और जानबूझ के कर रहे हैं। अगर तो आपके पास कुछ सबूत मौजूद हैं, यानी इसे बयानिए बनाने के लिए ये सियासी जमातों का आलाकार आपको बनने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ सबूत मौजूद है तो रखें और कौम के सामने लेकर आए। सिर्फ ये कहना कि मैंने उससे सुना या मैंने इससे सुना, मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और व्यूअर्स, मैं आपको ये भी बात बता दूं कि ये जो क्रैक डाउन है ना, ये इसमें मज़ीद तेज़ी आएगी, चूंकि हुकूमत वक्त ने ना एक भोंडी हरकत ये की है कि पार्लियामेंट में अदालत के खिलाफ एक तकरीर करवाई गई, जजेस के खिलाफ तकरीरें होती हैं, और उसके बाद क्या किया जाता है कि जनाब हम मुल्क के अंदर इंतखाबात नहीं होने देंगे, और थोड़ी देर बाद नोटिफिकेशन जो जारी कर दिया जाता है। अब अजहर सदीक साहब जो हैं वो आगे चलकर प्रोग्राम में हमारे साथ भी होंगे। उन्होंने एक तो मरासला जारी किया है शेख रशीद साहब का, उसको नोटिस लिया जाए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को उन्होंने कहा है। और फिर दूसरी तरफ बाकायदा ऐलान ये कर दिया गया है कि बहुत जल्दी, यानी गालिबन पीर को बाकायदा एक दरख्वास्त जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जा रही है, जहां पर इस नोटिफिकेशन को चैलेंज किया जाएगा। दो निकात बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। एक तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये मैंडेट नहीं है कि वो तारीख दे सके। बाज लोग ये कहेंगे कि जनाब ये तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ही किरदार था। आपको माजी में याद होगा, अदालत के अंदर बाकायदा उन्होंने कहा कि जनाब हमारा काम ये नहीं है, ये गवर्नर साहब देंगे। आपको याद है ना? फिर मुशावरत होनी थी, मुशावरत भी नहीं हुई। तो अब उन्होंने बगैर मुशावरत के ये किस तरह ये जो नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है, ये एक बुनियादी नुक्ता है जिसका जवाब जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने पूछना है। कब पूछेगी, ये भी एक बुनियादी सवाल है। अब हम रुख करेंगे अजहर सदीक साहब का, जो लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं, और हम उनसे जानेंगे कि इस वक्त खान साहब पर मुकदमात और क्रैकडाउन, और फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा कब खटखटाया जाएगा। अजहर सदीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान से। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। अजहर भाई, ये जो केसेस हैं, एक तो ये हमें बताएं, खान साहब के ऊपर जो 3 बुनियादी केसेस हैं, बाकी तो खैर सड़क बंद कर दी, सड़क के ऊपर बंदे लेकर आ गए और हमला कर दिया, बंदे बहुत ज्यादा थे, ये केस बना दिया। मुझे लगता है कि शायद आपका नाम इमरान खान पाकिस्तान में जिसका होगा ना, उसके ऊपर भी केस इसी नुक्ते पर दायर होना शुरू हो जाएंगे। भाई, तुमने अपना नाम इमरान रख लिया, तुम्हारे ऊपर केस होगा। 3 मुकदमात बुनियादी ऐसे हैं, जिसमें एक तो तोशा खाना और ममनुआ फंडिंग केस है, और फिर आपके पास इन्होंने मजीद भी कुछ कोशिशें की हैं। एक वो केस जिसमें वो टेरन वाला मामला है, लेकिन वो भी मुझे लगता है खत्म होता हुआ हमें नजर आ रहा है। क्या पोजीशन है सर इन दोनों केसेस की? अच्छा, आपने अच्छा किया इरफान हाशमी साहब। 2-3 चीजें समझनी जरूरी हैं, जो कि आपको पता है। आपने स्ट्रगल में, लॉयर स्ट्रगल में साथ रहे। मेरे ऊपर 7 पर्चे थे 788 के, और जब लॉयर्स मूवमेंट हमने जीती तो उसके बाद सारे वो खत्म हो गए, जो कि सियासी पर्चे होते हैं। इमरान खान साहब और उनके कारिंदों या वर्कर्स वगैरह सबके कह दें, या तो बगावत है या दहशत गर्दी है।
और दोनों ही पर्चे आप देख सकते हैं उनकी हैसियत क्या है। इमरान खान साहब के ऊपर भी पर्चे यही हैं। और एक वाज़ेह फर्क जो समझना है ना, 3 दफा हम लाहौर हाई कोर्ट में इंटरम जमानत के लिए, प्रोटेक्टिव बेल के लिए आए हैं, और 2 दफा इस्लामाबाद गए हैं। आपके सामने इतना जमे गफीर लाहौर में रहा, कोई आंसू गैस शैल देखा, कोई गमला टूटा। यानी सियासी जमात को दंगा फसाद या बलवा करने की क्या जरूरत है? और ऐसी सियासी जमात को जिसका अपना एक स्टेटस है। लेकिन वहां क्या है, अपनी मर्जी का आईजी लगाया है, और हालात ऐसे जान के प्रवोक किया जाता है। यानी कंटेनर लगा दो, किस लिए लगाओ भी कंटेनर? लाहौर में आया तो वहां भी आने दो, लोगों को क्या फर्क पड़ता है? फिर आंसू गैस के शेल फायर करना, पत्थर मारना, स्टोन पेल्टिंग। और फिर इमरान खान साहब बड़ा वाज़ेह पर इल्जाम लगाते हैं, और वो इल्जाम किसी हद तक सच भी है। क्योंकि जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मैंने जो वीडियो देखी है, बड़ी भयानक वीडियो है। बंदे पे बंदा चढ़ा हुआ है कि अब उनसे निकलना था, तो निकलते हुए किसी ने भी हाथ में रिवॉल्वर पकड़ा हो, कोई चाकू पकड़ा हो, कुछ भी हो, और वो कोई ऐसा काम कर जाए, और हालात ये को बम पकड़ा हो, ये को देर लगती है। वो तो गाड़ी से नहीं निकले, अच्छा किया, वो हमारी मशवरा यही था। और वहां आपने सदीक जान पे देखा पर्चा, पहले जब पहली पेशी पे गए तो जुडिशल हम्म। कॉम्प्लेक्स में पहली हियरिंग थी, वहां पर्चा। हाईकोर्ट जाना हुआ, वहां पर्चा। यानी ये तो ऐसा है, ईंट उठाए नीचे पर्चे रखे हुए हैं। और 2 तरह के थाने मशहूर हैं, थाना जो कोहसार है, और थाना रमना। 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 हाँ, या तो दहशतगर्दी या बगावत। जैसे सदीक जान देख ले, सदीक जान वापस आ गया। तो ये पॉलिटिकल परचेज हैं सारे के सारे सियासी, और ये अच्छा, मैं पॉलिटिकल विक्टिम। आप और मैं बात कर रहे हैं हमने, क्योंकि अभी सुप्रीम कोर्ट भी जाना है और वहां जाकर हम दोनों देखेंगे कि कोई जज साहब जाग भी रहे हैं कि सोए हुए हैं। अजहर मिशवानी साहब को उठा लिया गया जी। इसके साथ साथ हसन न्याजी साहब की जमानत मिलने के बाद उन्हें फौरन उठा लिया गया। शिबली फराज और उमर सुल्तान को बुरी तरह मारा गया। आपके सामने है वो चीजें जो होती रही हैं। इसके अलावा भी वो लोगों के ऊपर मुकदमात जो हैं वो दर्ज किए जा रहे हैं। अच्छा सर, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, हम तो सोच रहे थे कि गाड़ियां आ जाएंगी अजहर साहब, प्रिजन वैन आ जाएगी, बहुत कुछ हो जाएगा। हुआ क्यों नहीं अभी तक? सू मोटो क्यों नहीं लिया गया? और क्या पाकिस्तान तरीके इंसाफ करने जा रही है? अच्छा, पहले तो बताता चलूं कि सुओ मोटो आपको पता है पहले लिया गया, और वो बड़ा राइटली लिया गया। पंजाब के केयर टेकर सेटअप और इलेक्शन अनाउंस ना होने की वजह से, आइन की जो मंशा है ना, आर्टिकल 105 और 112 अगर देख लें, तो मंशा ये है कि पहले केयर टेकर सेटअप पोल डेट लेनी है, फिर केयर टेकर सेटअप आना है। पंजाब में तो बदमाशी लगा ली ना गवर्नर ने। उसने कहा मैंने असेंबली तहलील नहीं की, मैं क्यों डेट दूं? अगर डेट तो दे, तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? तुम कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, आइन ने तुम्हें डेट का है। अगर तूने डिजोल्व नहीं की, डिजोल्व कर देता तो क्या हर्ज था? गवर्नर केपीके ने अभी तक नहीं दी, और वो आइन को मुसलसल तोड़ रहा है, आर्टिकल 4 और 5 तोड़ रहा है, हर हरफ तोड़ रहा है। लेकिन चूंकि पहले दिन से पता है आपको, इसी इलेक्शन कमीशन ने केयर टेकर वजीर आला लगाया पंजाब का, और वो हम्म। क्या हाल किया है, दहशतगर्दी के पर्चे और पता नहीं लेकिन क्या क्या लेकिन कुछ। आपने आर्गुमेंट देखा है? पहले जो लोग कहते थे कि जनाब ये इलेक्शन कमीशन ने भी कहा कि जी ये मेरा काम नहीं है तारीख देना। तारीख देना या तो गवर्नर का काम है, या फिर तारीख आएगी जिन लोगों ने असेंबली तोड़ी। क्यों गवर्नर साहब कहते हैं कि भाई मैंने तो असेंबली नहीं तोड़ी, और ऑटोमेटिकली। तो अब ये आर्गुमेंट कैसे आ गया? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने तारीख दे दी है, अब मुशावरत कहाँ गई? क्यों नहीं की गई? और बगैर मुशावरत की दे दी। आप जाते हैं सुप्रीम कोर्ट, कहते कि जनाब आलीजा हमारी बात नहीं मानी जा रही। इन्होंने कहा कि पहले ही सुबह राना साहब ने तकरीर की, और शाम को जो है वो असेंबली में नोटिफिकेशन जो है इसका आ जाता है कि जनाब हम इलेक्शन नहीं करवा सकते। अच्छा, बात तो सच है, मगर है रुसवाई की। चूंकि सारा केस लाहौर हाई कोर्ट से लड़ा है। लाहौर हाई कोर्ट में जब 10 फरवरी को चीफ सेक्रेटरी और आईजी पेश हुए, उन्होंने अंडरटेकिंग दी कि हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। इलेक्शन कमीशन ने अभी तक आर्टिकल 220 का इस्तेमाल नहीं किया। 220 क्या था, तो सारों को करना पड़ा था। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की बदनीति है कि वो इस वक्त जो तरीकाकार है उसी के मुताबिक लेकर वो चल रहा है, लटकाने की बातें हैं। लेकिन ये केस बड़े सीधे से हैं। 10 को जब बुलाया था लाहौर हाई कोर्ट में दोनों को, तो फैसला आया, तो फैसले में यही कहा कि इलेक्शन कमीशन मुशावरत के साथ डेट देगा। इलेक्शन कमीशन इंट्रा कोर्ट अपीलों में चला गया, मेरे दरखास्तों में इंट्रा कोर्ट अपीलों में, यानी उसने माना नहीं इस फैसले को।
सुप्रीम कोर्ट में यही कहा कि हमारा कोई काम नहीं है डेट देने का, लेकिन अब तो पता है आपको, नजूमी आ गए वहां। वहां 5 नजूमी आ चुके हैं वहां पर, और उन्हें पता है। अच्छा, कैसे पता है? 8 अक्टूबर को कोई सैलाब नहीं आना, कोई जल्जला नहीं आना। 8 तारीख को आपको पता है वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी भी ठीक हो जाएगी। IMF वाले पास, हालांकि IMF ने इनकार कर दिया कि जो इल्जाम लगाने की कोशिश की है इलेक्शन के हवाले से, सारा कुछ ठीक हो जाएगा। नजूमी आ गया ना वहां। और आपको मैं लेके चलूंगा 7 अप्रैल 2022 को, जब नो कॉन्फिडेंस मूव का केस चल रहा था, तो सुप्रीम कोर्ट ने हियरिंग का टाइम दिया। तो अब फैसले से पहले तो ये आए, और उन्होंने आते पूछा कि आप इलेक्शन करा सकते हैं? उन्होंने कहा जी 7 महीने से पहले इलेक्शन नहीं करा सकते। तो 7 महीने गुजरे भी, अरसा 7 महीने हो चुके हैं इस वक्त। अब यहाँ से अंदाजा लगाएंगे इलेक्शन कमीशन की बदनीति इस हद तक है। हम्म। और जितना कितना है, यानी हमें तो देखा, हमें तो पता था इस बात। पीटीआई रेफरेंस क्यों नहीं लेके जाती? और फिर दूसरी अब आपने रेफरेंस फाइल हो असखुद तो, चुकी। असखुद का तो मुझे नहीं पता कि होगा या नहीं होगा, लेकिन कब पीटीआई जा रही है अदालत? मैं एक बार बता दूं, असगुद का हमने ऑलरेडी फाइल किया हुआ है। पहले लेटर लिखा है, लेटर लिखा है इलेक्शन कमीशन को, आपने गलती से गलत फहमी से फैसला दे दिया, वापस ले लें आप। ये आपको गलत फिर फहमी है। ये आप भी बता, आप तो यही कहते हैं ना। अच्छा, और एक बड़ी मजेदार बात बतानी है आपको। हमें तो पता था, मुझे तो पता था ये इलेक्शन नहीं कराना चाहते। मैंने हफ्ते को एक पिटीशन फाइल की कि ये जनाब इलेक्शन नहीं कराना चाहते। वो मंडे को लगी जस्टिस शुजात अली खान साहब के पास, चूंकि डिवीजन बेंच ने ये फैसला किया था जस्टिस जवाद के बाद। तो वहां से कहा कि डिवीजन बेंच के पास आए। जिस डिवीजन बेंच के पास ये कल समाप्त के लिए लगी थी, कल 12:15 बजे सारा केस प्लेट किया कि चीफ सेक्रेटरी ये कह रहा है, ये कह रहा है, इलेक्शन कमीशन का सुप्रीम हाईकोर्ट कहने लगी ये प्रिजम्पशन पे बात है। तो 6 घंटे बाद वो प्रिजम्पशन जो है ना, वो सच साबित हो गई। यानी हम्म। मैंने ये तैयार किया हो ना कि मुझे सुबह उठना करना पड़े ना, मैं उसकी लीव टू अपील फाइल कर सकता हूँ। आज खुद नोटिस के लिए आज 2 दरखास्तें लिख दी। एक मुनीर अहमद के एडवोकेट की तरफ से, मेरे एसोसिएट की तरफ से, और शेख रशीद साहब की तरफ से। आपको नोटिस का दरखास्त चली गई है, चीफ जस्टिस को चली गई है। और देर इज एवरी पॉसिबिलिटी, उम्मीद है होगी। बाकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से पिटीशन तैयार हो गई, कंटेम्प्ट भी तैयार हो गई है। मुख्तलिफ बार एसोसिएशन की तरफ से पिटीशन हम फाइल कर रहे हैं, वो मैंने मुकम्मल कर लिया है। शेख रशीद की पिटीशन अपनी मुकम्मल हो गई है, वो भी फाइल हो रही है। और ये कोई लंबा सवाल नहीं है। इलेक्शन कमीशन का इख्तियार नहीं है पोल डेट देने का। इलेक्शन कमीशन पूरा शेड्यूल वापस नहीं ले सकता। हमने इलेक्शन कमीशन के खिलाफ एक्शन की साथ बात की है, केयर टेकर सेटअप के हवाले से लेकिन बात की है हमने। एक और बात है ना, ये आइन में कहीं लिखा हुआ है? मैं तो नहीं पढ़ा। अगर पढ़ा, आपने पढ़ा तो बता दें कि ये निगरान हुकूमत 6 महीने कैसे कंटिन्यू करेगी? बड़ी जबरदस्त बात कही है आपने। 90 दिन से ज्यादा नहीं हो सकती है। और जब इलेक्शन कमीशन जो नजूमी बन गया है, उसको इल्हाम आता है, वो 8 अक्टूबर को ले गया, तो 8 अक्टूबर से पहले 3 महीने लगाए, सितंबर, अगस्त, जुलाई। 9 महीने तकरीबन। हाँ हाँ, तो 9 जुलाई के बाद 90 दिन तो बनेंगे ना। तो उस आज के फैसले के बाद तो निगरान हुकूमत फारिग पंजाब थी। हम्म। चौधरी परवीज लाई वजीर वापस आ गए, क्योंकि भाई निगरान हुकूमत ने इलेक्शन तो कराने नहीं है, बिल्कुल तो ठीक ये है। आके हुकूमत तो नहीं ना कर सकती आपकी है। बड़ी मेहरबानी, आपने ये नुक्ता उठा दिया, क्योंकि सर मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ पीटीए के लोग नाराज हो जाते हैं, जी आप ऐसी बात क्यों करते हैं। और ये भाई, मार मार के भड़कस निकाल दिया, केसेस बन गए, इमरान खान पे सेंचुरी मुकम्मल हो गई। अगर इंतखाबात इन्होंने नहीं करवाने तो सर फिर असम्बलियां रीइंस्टेट हो जाएं। कम से कम सुबह तो तरक्की करे, सुबह तो ट्रैक पे आ जाए, और कम से कम ये रास्ता रुक जाए। और आपने अगर नोट की हो अजहर साहब, खान साहब ने भी यही बात की है। उन्होंने कहा कि हमने इसलिए असम्बली कुर्बान नहीं की थी कि तुम फस्ताइयत और हमारे खिलाफ जो है वो दुश्मनी करो और केसेस बनाओ, कि इलेक्शन करवाओ। अगर नहीं तो फिर इसका मतलब क्या है, बहाल कर दो असम्बलियां। देखिए यही बात है, लेकिन अब चूंकि असेंबलियां डिसॉल्व की, आईनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने एक्नॉलेज कर दिया उसको, हम्म। तो वो असेंबलियां तो बहाल अभी नहीं हो सकती हैं। हाँ, चूंकि आइन के आर्टिकल 101, 102, 103 वहां बताता है 4 तक, जो वजीर अला जाने वाला आउटगोइंग रहता है जब तक नया वजीर अला नहीं आ जाता। क्योंकि इलेक्शन तो हो नहीं रहे, हम्म। तो पहले चाहे परवेज अली वजीर थे, तो वजीर अला के तौर पर वो बहाल हो जाएंगे। हम्म। और बाकी जो काम सारा है वो फारिग नहीं, इन्होंने ऐसे नहीं जाना। मोहसिन नकवी का नाम पहले दिन से सबको पता था, और इलेक्शन कमीशन ने भी चुन के वही लगाया। बिल्कुल ठीक है। ट्रांसफर, पोस्टिंग, पता नहीं क्या क्या कुछ किया उन्होंने सारा। पीटीआई के खिलाफ पर्चे दर्ज, और वो जिस तरह की धमकियां दे रहे हैं, तो वो तो अपना काम अपना पूरा कर रहे हैं। लेकिन साथ साथ उम्मीद है कि जो बाकी काम जो कर रहे हैं, जो देखने वाले हैं, तो वो बेहतरी की तरफ जाएं।
बहुत शुक्रिया अजीज सदीक साहब हमारे साथ मौजूद थे। बहुत शुक्रिया सर, आपके वक्त था।